मेरे पापा एक्सपोर्ट के फैक्ट्री में ऑल्ट्रेशन का काम करते थे, लेकिन उनके अंदर जो ईमानदारी थी वो मैंने आज तक किसी और में नहीं देखी थी। हमारी कॉलोनी की जो गलियां थी उसमें एक रिक्शा तक नहीं आ सकता था। छोटे छोटे मकान थे, हमारा घर भी छोटा ही था। अक्सर मेरी चाची कह दिया करती थी, अगर हम ना होते तो तुम लोग सड़क पर होते। वह बार बार कहती थी। मैंने बचपन से उनकी जुबान को जहर उगलते देखा था, पर पापा कभी जवाब नहीं देते थे। उनकी चुप्पी मेरे लिए हमेशा एक पहेली बनकर रही और शायद एक जख्म भी। पापा सुबह सवेरे अपने एक्सपोर्ट के फैक्ट्री में चले जाते थे और दिन भर वहां मेहनत करते थे। उनके शरीर के अंदर पसीने की खुशबू तर हो जाती थी और साथ साथ वह भगवान से भी प्रार्थना करते जाते, मेरी बेटी बहुत आगे तक जाएगी। वे अक्सर कहा करते थे जब मैं कोने में बैठकर किताबें पढ़ती थी, पापा क्या सच में बहुत गरीब हैं हम लोग? नहीं बेटा, हम बस अमीर नहीं, फर्क समझो। मैंने कोशिश की पर समझने में सालों लग गए। हमारे चाचा पापा के छोटे भाई गैर कानूनी तरीके से दुबई चले गए थे। ये बात बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने दुबई जाने के लिए माँ के जेवर और पापा की स्कूटी बेच दी थी। पापा ने फिर से अपने लिए एक नई स्कूटी ले ली थी। कुछ न कहा। वह सच हमेशा के लिए उनकी आंखों में छुप गया। उस साल मेरे चाचा ने बहुत पैसा कमाया। लंबी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, महंगे मोबाइल, सब कुछ उनके पास था। बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते थे, अंग्रेजी बोलते थे, हर त्योहार पर कहीं घूमने जाते। हम सरकारी स्कूल के स्टूडेंट थे। मेरे कपड़े फटने की वजह से कई जगह सिलाई लगे होते। मेरे जूते माँ हर हफ्ते पॉलिश कर देती थी ताकि नए लगे। मैं अपनी उम्र से पहले समझदार हो गई थी। चाची का व्यवहार सबसे कठोर होता। वह जब कभी हमारे घर आती, आंखों में हमेशा नफरत होती। एक बार कहने लगी, मधु तुम भी कुछ न कुछ बन जाओ, कुछ हाथ पैर हिला लिया करो ताकि हम तुम पर एहसान करना छोड़ दें। हर वक्त के मांगने से बहुत अच्छा होगा। मैंने जवाब ना दिया। मेरे दिल में कुछ सुलगने लगा था। मेरे चाचा के घर में हर वक्त कोई ना कोई नई चीज आती। हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाते। कीमती कपड़े, कीमती जेवर, चाची का अहंकार। एक बार हम चाची के घर गए, पापा साथ में थे। चाची ने दरवाजे पर ही कहा, जूते बाहर उतार दो, हमारे फर्श गंदे हो जाएंगे। पापा ने कुछ ना कहा, जूते उतारे अंदर चले गए। वह दिन मेरे दिल में नुकीले कील की तरह चुभ गए। उस दिन मैंने खुद को वादा किया था, वह दिन जरूर आएगा जब मैं इस मुकाम को हासिल कर लूंगी जहां ये लोग मेरे दरवाजे पर जूते उतारेंगे। रात को जागकर पढ़ती थी। दिए की लो भी कम पड़ जाती थी तो मैं खुद को रोशनी बना लेती थी। माँ सोते वक्त अक्सर मेरे सर पर हाथ फेर देती थी और कहती थी, भगवान तुम्हें कामयाबी दे ताकि तुम्हारे पापा सर उठाकर जी सके। ये प्रार्थना मेरे लिए तरक्की बन गई थी। कई बार दिल हारने को आया, लेकिन पापा की चुप्पी, कुर्बानियाँ मुझे हमेशा थाम लेती थी। चाची की इस तरह की बातें, स्कूल के दोस्तों का मजाक, सब कुछ झेल गई थी। सपना नहीं छोड़ा। मम्मी की सबसे बड़ी परेशानी बिजली का बिल नहीं होता था, बल्कि चाची के ताने होते थे, अपने बच्चों को संभाल लो, हर वक्त हमारे बच्चों की चीज़ों पर नज़र रखते हैं, तुम लोग हमेशा मांगते हो, भिखारी रहोगे। चाची ने एक दिन पापा के सामने कहा, जब मैं और मेरी छोटी बहन उनके बच्चों के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। पापा ने सर झुका लिया। मैंने जल्दी बहन का हाथ पकड़कर वहां से उठकर आ गई। मैं समझ गई थी कि ये हमारे लिए जगह ठीक नहीं है, न दिल में न घर में। पापा हर इतवार को चाची के घर कुछ न कुछ देकर आते, कभी फ्रूट, कभी अच्छे कपड़े सिलकर दे आते थे। एक बार पूछा, पापा जब हमें इतना बोलती हैं, इतनी कड़वी बातें सुनाती है, आप फिर भी क्यों जाते हैं? पापा ने बस इतना कहा, रिश्ते पैसों से नहीं बनते, मोहब्बत से निभाए जाते हैं। ये शब्द मेरे लिए उम्र भर के लिए सबक बन गया था, लेकिन इसका मतलब मैं हर दिन कुछ नया सीख रही थी। चाची ने एक दिन सबके सामने ये भी कह दिया, मेरे पति दुबई में कमा कर भेजते हैं, तुम्हारे पापा तो यहीं फैक्ट्री में पड़े पड़े न जाने क्या करते हैं। दिन माँ ने पहली बार जवाब दिया। मैंने माना कि फैक्ट्री में काम करना कोई बड़ा काम नहीं, हमारा खर्चा वही संभाल रहे हैं। चाची ने नाक पाँव चढ़ा ली, जैसे उन्हें हमारी बातें बदबूदार लगी हो। एक दिन मेरे हाथ में हिंदी की बुक देखकर कहने लगी, अरे मधु, हिंदी भी कोई पढ़ने की चीज़ है? हम तो अब अपने बेटे को जापानी लैंग्वेज सिखा रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, भाषा कोई भी हो, अगर नॉलेज हो तो हर भाषा आसान हो जाती है। वह हंसी। ये सब छोटे लोगों की सोच है। मुझे उस दिन अंदाजा हुआ वह सिर्फ हमारी समस्याओं पर नहीं बल्कि हमारे सपनों पर भी हंसती थी। उसी साल चाची ने पूरे परिवार को दावत पर बुलाया। हमारे घर कोई बुलावा नहीं भेजा। माँ ने चुप रहने को कहा, लेकिन मैं जानती थी ये चुप्पी अंदर कुछ तोड़ रही है। दावत के अगले दिन जब हम वहाँ गए तो चाची ने दरवाजे पर कहा, हमें नहीं पता था तुम लोग बुलाने पर आओगे, वैसे भी हमारे दावत का खाना क्या कम पड़ जाना था। हम वापस आ गए, मगर मैंने तब एक और फैसला किया, हर कड़वी बातें, ताने मेरे लिए मेरी कामयाबी की सीढ़ी बनेगी। मम्मी अक्सर चाची की बातों से दिल दुखा बैठती थी। एक दिन मैंने उनके पास बैठकर कहा, माँ हम उन जैसे नहीं बनना चाहते,
लेकिन हमें साबित करना होगा कि हम कम भी नहीं। मम्मी ने मेरा माथा चूम लिया, कहा भगवान तुम्हें हिम्मत दे। उस दिन के बाद से मैंने पढ़ाई को अपना मकसद समझ लिया था। मैंने फैसला किया कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई से भी मैं अपना नाम बना लूंगी। मुझे उन सबको दिखाना है कि गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा न हो, बल्कि वे होता है जो दूसरों से जलता हो। मेरे 12वीं क्लास की रिजल्ट आया। मैं पास हो गई थी। मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे, लेकिन मेरे लिए जैसे किसी खजाने की चाबी से कम ना हो। माँ ने माथे पर हाथ रखकर भगवान से प्रार्थना की, तुम्हें और भी तरक्की दे भगवान बेटा। पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बस अब आगे सोचना है बेटी। लेकिन सवाल ये था, आगे कैसे? इस घर में पहले ही गैस, बिजली, राशन का खर्च बड़ी मुश्किल से पूरा होता था। कॉलेज की फीस, किताबें, ये सब हमारे लिए सपने जैसा था। पापा की नजरें मेरे फाइलों पर ठहरी रहती थी। एक बोझ सा नजर आता। मैंने वह बोझ हल्का करने का फैसला किया। पापा मैं खुद तैयारी कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। पापा ने मेरी आंखों में देखा, जैसे परख रहे हो कि क्या मैं सच में कर सकूंगी। फिर धीरे से बोले, जो भी करो पूरे दिल से ही करना। मैंने घर के कोने वाले कमरे को अपनी पढ़ाई की जगह बना ली। वहीं पुराना सा पंखा, एक लकड़ी की मेज और एक टूटी हुई कुर्सी। मैंने एक रजिस्टर पर बड़े शब्दों में लिखा, सपने अधूरे नहीं छोड़े जाते। पापा की एक दोस्त की बेटी जो नीट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रही थी, कभी कभार पढ़ने आ जाती थी। उसके पास कुछ पुरानी किताबें थी जो उसने मुझे दे दी थी। हम मिलकर पढ़ाई करते थे, सवाल बनाते, एक दूसरे से सीखते थे। राधा हंसी, मधु तुम टीचर बन सकती हो। मैं हंसती, नहीं मुझे अफसर बनना है। एक दिन मैंने राधा से पूछा, क्या अफसर सिर्फ अमीरों के बच्चे बनते हैं? उसने कहा, नहीं, मगर उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे ज्यादा होते हैं। हमारे पास जज्बात हैं और ये सबसे बड़ी ताकत है। मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि अब मेरा सपना एक अफसर बनने का है। अब सिर्फ इच्छा नहीं, मकसद था। मैं कहती, अभी नहीं माँ, अब वक्त रुकने का बिल्कुल नहीं। चाची को जब पता चला कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उन्होंने फिर से जहरीले तीर फेंकना शुरू किया। गरीब लोग अफसर बनने के सपने नहीं देखते, उनके लिए तो यही अच्छा होगा, रिश्तेदारी में से चंदा इकट्ठा करो, शादी करके अपना घर बसाओ। इस बार मैं चुप न रही। मैंने कहा, सपना वही देखता है जो जागता है, सोते हुए सिर्फ साए आते हैं। चाची कुछ पल चुप हो गईं, लेकिन उनकी नजरों में हंसी छुपी हुई थी। मुझे मालूम था वह हंस रही थी, मगर वक्त आएगा जब यही हंसी शर्मिंदगी में बदलने लगेगी। मैं एसएससी की तैयारी में एक अलग ही दुनिया में थी। हर दिन एक नई चीज सीखनी पड़ती थी। कभी कभी मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता था। छत पर जाकर आसमान को देखती थी, खुद से कहती, एक दिन ये आसमान भी छू लूंगी। हमारे कॉलोनी के सामने एक और कॉलोनी था, जिनमें काफी दुकानें, मार्केट थी। यहाँ जरूरत की हर चीज मिलती थी। वहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, पर फायदा ये था, हमारे मोहल्ले के पास में थी। माँ मुझे पैदल छोड़ आती थी और फिर कुछ घंटे के बाद वापस लेने आती थी। मैंने रोज वहां जाना शुरू किया। छोटी सी जगह थी। वहां एक बार एक रिटायर ऑफिसर मुझे दिखा। बोला, बेटी रोज आती हो यहाँ? क्या कर रही हो? क्या गोल है तुम्हारा? क्या सपना है? मैंने कहा, मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। वे हंसा, हिम्मत है बेटा, वह परीक्षा बहुत टफ है। मैं एक रिटायर ऑफिसर हूँ, अगर कभी कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। उन्होंने मुझे बहुत सी बातें समझाई थी जो मेरे सफर में बहुत काम आई थी। ये छोटे छोटे लोग मेरे सफर के बड़े बड़े पिलर बन गए थे। फिर मैंने रोज एक आदत बना ली थी। अपनी हर दिन की एक छोटा सा मकसद तय करती, उसे पूरा करती। कभी अंग्रेजी का एक नया शब्द, अपने देश के रोजमर्रा की वे छोटी बड़ी हेडलाइन पर कुछ नोट्स बनाती और उस पर स्टडी करती। पापा कभी कभार मेरे नोट देखते, फिर नजरें फेर लेते। मैं जानती थी वो फक्र महसूस करते हैं, पर कभी मुंह से तारीफ नहीं करते। एक दिन मैंने उनसे कहा, पापा जब मैं अफसर बन जाऊंगी तो सबसे पहले आपके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी की सिलाई मशीन खरीदूंगी और आपका दुकान खुलवा दूंगी। पापा मुस्कुराए, सिलाई मशीन नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करना, मेरी बेटी तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो जाओ। ये पल था जब मुझे एहसास हुआ कि पापा मेरी कामयाबी से ज्यादा मेरे इरादों से खुश हैं। यही इरादे मेरी असली ताकत बनी थी। अब मैं सिर्फ परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मैं अपनी हिम्मत को अपने सपनों के हिसाब में डाल रही थी। मैं एक आम एक्सपोर्ट के फैक्ट्री में काम करने वाले की बेटी थी, लेकिन मेरे अंदर एक पक्का हौसला जाग चुका था और एक दिन ये हौसला दुनिया के सामने आने ही वाला था। मधु अपनी पढ़ाई पूरी गंभीरता से कर रही थी। लाइब्रेरी में रोज जाना मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर दिन कुछ नया सीखती थी। हर हफ्ता एक नए टॉपिक पर खुद का टेस्ट लेती, जैसे कोई कंपटीशन मेरे और वक्त के बीच में चल रहा हो। राधा के पास टच वाला मोबाइल था। उसके घर की हालात ठीक थे। उसके घर में वाईफाई भी लगा हुआ था। मैंने पापा से परमिशन ली और उसके घर जाकर इंटरनेट से जानकारी लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। हर रोज 1 घंटे के लिए मैं उसके मोबाइल पर अलग अलग चीजें सर्च करती, देश दुनिया की हर वो बारीक जानकारी लेती और उस पर कुछ नोट बनाती। वह 1 घंटा मेरे दिन का सबसे कीमती वक्त होता।
राधा ने मेरे उस सफ़र में मेरी बेहद मदद की थी। मैं वापस आकर रात को नोट्स खुद बनाती। माँ कई बार कहती, बेटा थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, मगर मेरा यही सपना होता कि अगर आज आराम किया तो पूरी जिंदगी ठोकरें खाते बीत जाएगी। घर में माँ मेरे साथ थी, पर चाची की जुबान दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। एक दिन जब पापा कपड़े देने उनके घर गए तो वापसी पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी। मैंने कुछ न पूछा, मगर शाम को चाची की आवाज़ गली में गूंजी, हमें तो दुबई में बैठे पति ने हर ऐश और आराम दिया हुआ है और एक जेठ जी हैं जो अब तक एक्सपोर्ट की फैक्ट्री में धक्के खा रहे हैं। मेरे पापा दरवाजे के पास बैठे थे। उन्होंने सिर्फ नज़र झुका ली। वह चुप रहे, पर दिल में कुछ और जलने बुझने लगा। मुझे अब चुप्पी सहनी नहीं थी। एक दिन चाची की बेटी नैना मेरे पास आई, बोली, मम्मी कह रही थी कि तुम किताबें लेकर लाइब्रेरी में क्या करती हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारे जैसे लोग तो घरों में बर्तन धोने के काम आते हैं। मैंने कहा, मैं बर्तन भी धो लूंगी और तुम्हारी सोच भी। मगर वक्त आने पर वह हंसी। सोच नहीं, हकीकत है। तुम लोग जितना मर्जी पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग हमेशा नीचे ही रहते हैं। मैंने चुप से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ बातों का जवाब देना वक्त पर छोड़ देना चाहिए तो ही अच्छा होता है। उस किस्से के बाद मैंने अपनी स्टडी और ज़्यादा बढ़ा ली थी। रात को देर तक जागना, सुबह जल्दी उठना और दिन में माँ के साथ काम में हाथ बटाना। मैं वक्त का एक भी पल खराब जाने नहीं देती थी। कभी कभी माँ कहती, बेटा थक जाती होगी। मैं कहती, माँ अब मैं खुद का नहीं, पापा का सर गर्व से ऊंचा उठे, मैं ये चाहती हूँ। मोहल्ले की औरतें भी अब चाची की बातों में आने लगी थी। कोई पीठ पीछे कहती, एक्सपोर्ट में काम करने वाले की बेटी तो अब अफसर बनने चली है। कोई हंसती, अफसर बनने का सपना देखने की भी हद होती है। मैंने माँ से बात की, ये लोग हमारे बारे में बातें करते हैं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, लोग तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी उल्टा बोलते हैं। तुम तो एक आम इंसान हो, तुम बस अपनी मेहनत करो। चाची को जैसे हर दिन मेरे खिलाफ एक नया शब्द सोचना होता था। एक दिन कहने लगी, ये सब किताबें और नोट्स देखकर तुम्हें क्या लगता है प्रधानमंत्री तुम्हें अफसर बनाएगा? तुम्हारे जैसे लोग तो अफसरों के फाइलें उठाने के काबिल भी नहीं होते। इस बार पापा भी वहीं बैठे थे। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने आंखें बंद कर ली, जैसे सब कुछ सह लेना अब उनकी आदत बन चुकी हो। रात को मैंने पापा से पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने धीरे से कहा, बेटा जवाब से आवाज़ ऊंची होती है, मकाम नहीं। और मुझे तुम पर यकीन है। पहली बार था जब पापा ने खुलकर कहा कि उन्हें मुझ पर यकीन है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ में जलता हुआ मिसाल दे दिया हो। मैं जानती थी अब मुझे पीछे नहीं हटाना। एसएससी का फार्म जब मैंने प्रिंट करवाया तो पहली बार पापा ने मुझसे पूछा, तुम्हें लगता है तुम कर लोगी? मैंने कहा, नहीं, मुझे यकीन नहीं है। पापा ने वह कागज पकड़ा और देर तक देखा, फिर धीरे से कहा, जब तुम पैदा हुई मैंने ये सोचा भी नहीं था। शायद भगवान तुम्हें हमारी किस्मत बदलने के लिए भेजा है। मैंने सोचा किस्मत तो शायद पहले से लिखी होती है, लेकिन जो खुद लिखता है जान लो वो उसे बदल भी सकता है। अब सपना सिर्फ एक मकसद नहीं रहा, वो मेरे अंदर जलती अंगार बन चुकी थी, जिससे मेरे चुप्पी भी दहकने लगी थी। अब ये आग एक दिन सबको दिखाने वाली थी। ये चुप्पी लोग सिर्फ सुनते नहीं, एक दिन याद भी करते हैं और लिखते भी हैं। एसएससी फार्म भरने के कुछ दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब ये मोहल्ला और गलियां मेरे मकसद की राह में रुकावट बन रही है। मैंने सोच लिया था कि अब अगला कदम शहर होगा, जहां पेपर की तैयारी के लिए अच्छे माहौल, किताबें, खुद को साबित करने का मौका होगा। मैंने पापा से बात की, मुझे शहर जाना है, वहां एकेडमी भी है और तैयारी का माहौल भी। पापा ने कुछ देर चुप से सोचा, फिर बोले, अकेली जाओगी? नहीं पापा, आप लोग भी मेरे साथ रहोगे। उन्होंने कहा, खर्च कैसे चलेगा? वहाँ पर आप अपना काम भी कर सकते हो। वहाँ पर एक छोटा सा फ्लैट ढूंढना होगा। मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगी। कुछ पैसे मैंने गुल्लक में जमा किए थे बचपन से, वे तोड़कर निकाले हैं शुरू के खर्च के लिए, और बाकी भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। मम्मी पापा ने मेरे तरफ देखा और पहली बार मेरी बात पर जल्दी हाँ कही। शायद वे भी इस माहौल से थक चुके थे। उनके पास एक पुरानी स्कूटी पड़ी थी, उन्होंने वो बेच दी। चाची को जब पता चला तो वह दरवाजे पर खड़ी हो गई और कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? पापा ने थोड़ा सा जवाब दिया, शहर जा रहे हैं, कुछ वक्त के लिए। चाची हंसी, क्या करोगे शहर जाकर? कोई सिफारिश है या बस सपनों के पीछे भागने जा रहे हो? हम लोग कुछ ना बोले। पापा ने सामान उठाया और पीछे मुड़े बगैर हम उस गली से निकल आए। मैं जानती थी कि वे दरवाजे पर खड़ी हमारा वजन नहीं, हमारे सपनों का मजाक उड़ा रही हैं, मगर वक्त आएगा जब वो सब समझ जाएंगी। यहाँ शहर आकर सब कुछ नया लगा। शोर, सड़कें, अजनबी चेहरे, अनगिनत मकान। हमने एक कमरे का छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। छत टपकती थी, बाथरूम के नल टूटे हुए थे, मगर यहाँ घुटन नहीं थी जो हमारे वहाँ मोहल्ले में थी। मैंने पास की एकेडमी में एडमिशन ले लिया।
जहाँ शाम को क्लास होती, दिन में आसपास के फ्लैटों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। कभी कभार 1 घंटे के लिए किसी लाइब्रेरी में बैठ जाती। मेरी दुनिया बस यहीं तक थी, लेकिन मकसद बहुत सारा था। 1 हफ्ते के बाद राधा ने कॉल की, कहा तुमने बताया भी नहीं। मैंने कहा राधा, अभी कुछ भी पक्का नहीं है, जब होगा तब खुद पता चल जाएगा। इस शहर में कोई नहीं जानता था मैं कौन हूँ, मैं किस परिवार से हूँ, कहाँ से आई हूँ। मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया था। दिल में पक्का इरादा कर लिया, हौसला कर लिया था। अब सिर्फ रिजल्ट बोलेंगे। पढ़ाई का माहौल सच में अलग था। यहाँ लोग सिर्फ नंबर के पीछे नहीं थे, कंपटीशन के पीछे। आपकी भाषा, भरोसा, हिम्मत सब कुछ नापा जाता। मैंने महसूस किया कि यहाँ सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, खुद को साबित भी करना पड़ता है। यहाँ एकेडमी में मेरी मुलाकात एक लड़की कृति से हुई। वह एक बड़े अफसर की बेटी थी, मगर बहुत अच्छी और मददगार थी। हम दोनों ने मिलकर ग्रुप स्टडी शुरू कर दी। एक दिन मैंने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, सुविधा है, फिर भी तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? वह हंसी, क्योंकि कंपटीशन सिफारिश से नहीं जीती जाती, तैयारी से जीती जाती है। कृति ने मेरे नोट्स देखे तो बोली, तुम तो प्रोफेशनल तरीके से पढ़ रही हो, लगता है तुम खुद किसी एकेडमी की टीचर हो। मैंने कहा नहीं, बस पढ़ना सीख लिया है। मैंने पापा और माँ के लिए एक रूटीन बनाया। सुबह नाश्ता खुद बनाती, उनके लिए दवाई लाती और शाम को कभी कभार पार्क भी ले जाती। माँ अक्सर कहती, ये शहर तुम्हें बदल तो नहीं देगा? मैं कहती, नहीं माँ, ये शहर मुझे वो बना रहा है जो मैं बचपन से बनना चाहती थी। एक दिन पापा बाहर बैठे थे, अपनी स्कूटी की मरम्मत कर रहे थे। मैंने पूछा, पापा यहाँ पर भी आप मॉल में ऑल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं या आप कहीं दुकान पर सिलाई करते हैं? उन्होंने कहा, बेटा यहाँ पर एक मॉल है, उसमें ऑल्ट्रेशन का काम है, बस उसी को संभाल रहा हूँ और तनख्वाह भी उतना ही है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस अब थोड़ा वक्त दो, फिर आप सिर्फ सिलाई मशीन नहीं, फकर का काम करेंगे। मेरे कमरे की दीवार पर अब एक बड़ा सा नक्शा छपा हुआ था हिंदुस्तान का। मैं हर उस चीज़ का अलग नोट्स बनाती थी। पॉलिटिशियन हर चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश करती। कभी कभार मेरी माँ कहती, इतनी किताबें, इतनी बातें सब दिमाग में कैसे रखती हो? मैं कहती, मेरे अंदर जगह बहुत है माँ, बस कामयाबी आने की देरी है। हम जहाँ से आए थे वहाँ मोहल्ले वाले को पता नहीं था कि हम कहाँ गए, जो हर वक्त कुछ न कुछ पूछते। अब सिर्फ चुप रहते। राधा ने एक बार कॉल करके कहा, चाची ने सबको बताया है, तुम्हारे पापा ने कर्जे की वजह से ये शहर छोड़ दिया है। मैंने कहा, सही कहा उन्होंने, बस कर्ज पैसों का नहीं, इज्जत का है। मैं वह उतारने यहाँ आ गई थी। अब मेरे हर दिन पढ़ाई, ट्यूशन खुद को काबिल बनाने में बीत रहा था। पापा और माँ मेरे साथ थे और मैं उनके आंखों में वे तसल्ली देख रही थी जो बरसों से गायब था। शहर में रहते हुए 6 महीने बीत चुके थे। तैयारी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। पापा और माँ भी नए माहौल से कुछ हद तक ठीक हो चुके थे। पापा भी अपना काम मन लगाकर कर रहे थे और मेरी ट्यूशन से किराया निकल जाता था। बड़ा सुकून था। मगर एक दिन ऐसा आया, सारा सुकून जैसे किसी आवाज के बगैर बिखर गया। उस दिन सुबह सुबह मैं नोट्स पूरा कर रही थी जब पापा के फोन पर फोन आया। नंबर देखकर उनके आंखों में हल्की सी हैरानी नजर आई। मेरे चाचा मुकेश का नंबर था, सालों बाद आया था। मेरे चाचा ने फोन पर बस 2 मिनट बात की थी। हाँ, मैं सर हिलाया और अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो, ये सब कहते फोन रखते हुए पापा चुप हो गए। मैंने पूछा, क्या हुआ पापा? पापा ने बताया, रोहन पुलिस में इंस्पेक्टर रैंक पर भर्ती हो गया है। आज उसके घर में दावत है, पूरे परिवार को बुलाया गया है। मैंने जल्दी पूछा, हमें? नहीं, शायद अब परिवार में हमारी गिनती नहीं होती। कमरे में अजीब सी चुप्पी छा गई। माँ ने कुछ देर बाद कहा, रोहन को बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन अपने ही भाई को नहीं बुलाया। खैर, उनकी मर्जी। वे जानते थे पापा खुद को दिलासा दे रहे थे और पापा एक बार फिर बर्दाश्त का खोल उठ चुके थे। लेकिन उस दिन कुछ बदला था। पापा के चेहरे पर मामूली सी गंभीरता आई थी। एक खालीपन था, जैसे कोई दरवाजा बंद हुआ हो। शाम को जब माँ खाना पकाने आई, पापा आंगन में चुप बैठे आसमान को देख रहे थे। मैंने आवाज दी, पापा आ जाओ ना, खाना ठंडा हो रहा है। उन्होंने धीरे से कहा, रोहन को बचपन में मैंने पढ़ने के लिए पहला बैग दिलाया था। मुकेश जब दुबई जाने की तैयारी में लगा हुआ था, नैना के दाखिले के वक्त भी पैसे कम पड़ रहे थे, तब भी मैंने अपने सारे खर्च छोड़कर उनका काम पहले पूरा किया था। शायद मुझे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। मैंने उनके पास बैठे हुए कहा, पापा आपने जो किया आपकी अच्छाई का हिस्सा था। उनके कम अकल की कीमत आप क्यों अदा कर रहे हैं? उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, रिश्ते निभाते रहो, चाहे दूसरे पहचाने या न पहचाने। बस कभी कभी दिल थक जाता है। अगले दिन दावत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने लगी। रोहन वर्दी में, गले में फूलों का हार, बैकग्राउंड में परिवार के सभी लोग शामिल थे। मेरे ताऊ, मेरी बुआ, चाची के मायके का पूरा परिवार शामिल था, यहाँ तक कि वे रिश्तेदार जिन्होंने सालों साल किसी फंक्शन में नहीं देखा था। बस हम नहीं थे वहाँ पर। राधा ने मैसेज किया, तुम्हें बुलाया नहीं?
सब बात कर रहे थे तुम्हारे बारे में। मैंने जवाब दिया, नहीं, हम सिर्फ कामयाबी की दावत में नहीं आते, हम वक्त आने पर अपनी कहानी लेकर आएंगे। उस रात माँ देर तक जागती रही। बर्तन धोते वक्त बार बार हाथ रगड़ती जाती, जैसे कुछ मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने माँ के पास जाकर कहा, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ अगर हम होते तो क्या बिगाड़ लेते। एक प्लेट खाने से किसी की इज्जत कम तो नहीं होती। मैंने उनके हाथ से बर्तन ले लिए। माँ, एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे बगैर दावत के। पापा ने एक हफ्ता कोई बात नहीं की रोहन या मुकेश चाचा के बारे में। बस रोज अपने ड्यूटी पर जाते, शाम को चाय के साथ अखबार पढ़ते। मैंने महसूस किया वह खबरें कम और खुद को ज्यादा पढ़ रहे थे। एक दिन मैंने उनके सामने अखबार रखकर पूछा, पापा, अगर मैं इस अखबार में एक दिन अपनी तस्वीर के साथ खबर बन जाऊं तो कैसा लगेगा? उन्होंने कुछ देर मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, तब मैं ये अखबार संभाल कर रख लूंगा ताकि जिंदगी भर के लिए मेरे हिस्से की खुशी सुरक्षित हो जाए। मैं जानती थी अब ये मेरे परीक्षा का वक्त है, सिर्फ एसएससी के परीक्षा का नहीं, बल्कि उस जख्म को मरहम बनाने का काम रोहन के कामयाबी ने कर दिया था। एक हफ्ते के बाद मैं एकेडमी से बाहर वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे रोहन और मेरी चाची की आवाज आती सुनाई दी। वह एक मार्केट में खड़े किसी से बात कर रहे थे। अब हमारे परिवार से कोई भी मुजोरी नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने आने में सबकी नजरें झुकी रहेगी। सबको पता चल गया है अब हम कहाँ खड़े हैं। मेरे कदम खुद ब खुद रुके थे। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ गई। उनकी बातें मेरे कान में नहीं थे, मगर उनका कहना साफ था। मैंने दिल में कहा, अब कंपटीशन यही है कि वक्त और अहंकार के बीच दावत की गई है। दिन यूं ही पर लगाकर उड़ रहे थे, लेकिन घर में एक चुप्पी थी। वो पापा के चेहरे पर जम गई थी। वो पहले जैसे नहीं थे। काम करते करते अक्सर रुक जाते थे, जैसे कुछ याद आ रहा हो। अखबार पढ़ते वक्त भी पन्ने पलटना भूल जाते। पापा ने एक दिन मुझे इशारे से बुलाया। पापा कुछ बदले बदले लगे थे, पहले जैसे बात भी नहीं करते। मैंने कहा, मैं जानती हूँ मुकेश चाचा की दावत वाला जख्म हल्का नहीं हुआ। मैंने तय कर लिया अगर दोबारा किसी फंक्शन में हमारा नाम नहीं आया तो इस बार हम खुद जाएंगे। मैं इस बार तमाशा नहीं बनूंगी। मैं अपने कमरे में आ गई, किताबों को उठाया। सब कुछ बदला हुआ नजर आया। वही नोट्स, वही किताबें, लेकिन अब मेरी नज़र में उनका मतलब बदल गया था। अब एसएससी सिर्फ कामयाबी का रास्ता नहीं था, यह अब बदले की आग बन चुकी थी। ये बदला किसी इंसान से नहीं, बल्कि उस सोच से थी जो सालों से हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिलाती आ रही थी। मेरी लगन अब और बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह पापा पूजा पाठ करने के बाद बैठे थे। मैं उनके पास गई। पापा, मैं आज से परीक्षा की तैयारी में समय दूंगी और आपको वादा करना होगा आप हार नहीं मानेंगे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। आंखों में कुछ नमी, कुछ मोहब्बत था। राधा मेरी बेटी, मैं हारा नहीं हूँ, बस थक गया हूँ तो अब मेरी बारी है। अब आप आराम करो, मुझे आगे पढ़ने दो। उस दिन के बाद मेरा रूटीन बदल गया। मैंने सिलेबस से हटकर अलग अलग चीज़ों पर स्टडी की और गहराई शुरू की। रोज एक नई खबरें पढ़ने का वक्त पूरा किया। मेरा ध्यान अब सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि उस मकाम पर पहुंचना था जहां लोगों को मुझ पर गर्व होना था। कृति, जो एकेडमी में मेरा साथ देती थी, एक दिन बोली, तुम्हारे चेहरे पर कुछ बदल गया है, तुम पहले से ज्यादा गंभीर लग रही हो। मैंने कहा, अब पढ़ाई मेरे लिए जीत हो गई है। अब दिन यूं ही बीतने लगे। परीक्षा का टाइम आ गया। मैंने एसएससी की परीक्षा की तैयारी में दिन रात मेहनत की। मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था, ना ही कोई गुंजाइश। मैंने अपने बाप के दर्द भरे चेहरे, माँ के झुर्रियों से भरे हाथों का भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं उन्हें समाज में वो मकाम दिलवाना चाहती थी जिसके वे लोग हकदार थे। एक एक करके दिन बीत रहे थे। मम्मी पापा रोज मुझे आशीर्वाद देते। मेरी परीक्षा खत्म हुई। अब रिजल्ट का इंतजार था। मैं जानती थी मेरी कामयाबी का मेरे माँ बाप के अलावा कोई और इंतजार नहीं कर रहा था। ऐसा ही था। रिजल्ट आया और मेरी आंखें स्क्रीन पर जमी, आंसुओं से भीग गई थी। मैं उस परीक्षा में 6ठे पोजीशन पर आई थी। मैंने वह कामयाबी हासिल की थी और ये सब मेरे माँ बाप के आशीर्वाद का असर था। मैंने घर आकर पापा को बताया। वह भी खुशी से निहाल हो गए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, ढेरों आशीर्वाद प्यार दिए और यही आशीर्वाद मेरी जिंदगी का सबसे कीमती चीज था। मगर दिल में अब भी एक कशिश बाकी थी। इंटरव्यू कुछ हफ्तों के बाद हुआ। वहाँ के टीचर ने मुझसे सवाल किया, अब पहले कहीं काम कर चुकी है? नहीं, लेकिन मैंने हर काम करने से पहले खुद को उस काम के काबिल बनाया। ये पहला पल था जब मैंने खुद को एक कंपटीशन पर खड़ा महसूस किया था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान पूरा हो चुका था। घर पहुंची तो पापा आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वे चश्मे को साफ कर रहे थे ताकि वह ठीक से पढ़ सके, मगर नज़र की कमजोरी की वजह से बार बार आंखों को साफ कर रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठी और उनका हाथ थामकर कहा, पापा, अब आपको इन कमजोर हाथों से कुछ करने की जरूरत नहीं। उन्होंने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में खुशी और उमंग के आंसू थे।
मैंने बस इतना कहा, पापा आपकी बेटी ने वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी उम्मीद आप बरसों से कर रहे थे। पापा खुशी से उठ बैठे और मेरे गले लग गए। न जाने वो कैसा पल था, हम बाप बेटी फूट फूट कर रोए। माँ किचन के दरवाजे पर खड़ी दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंसू साफ कर रही थी। आज पहली बार पापा ने दिल खोलकर अपने जज्बात मुझसे कहे थे। रात को मैं कमरे में दीवार पर एक नया पन्ना चिपकाया। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा, जो लोग तुम्हें बुरी नज़रों से देखते हैं उनके सामने सर ऊंचा करके जियो। मेरी जिंदगी ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। यूं कहो कि मेरी जिंदगी का मकसद यही था जो आज पूरा हुआ था। मगर पूरा परिवार उस वक्त इस खबर से बेखबर था, क्योंकि उन्हें ना तो मुझसे कोई उम्मीद थी और ना ही हमसे कोई काम था। रोहन की कामयाबी के बाद परिवार में जैसे एक नया जश्न शुरू हो गया था। दावत पर दावत। वे सभी गांव को बताना चाहते थे। मोहल्ले में तो उनका नाम हो गया था। रोज सोशल मीडिया पर एक नया अपडेट करते थे। ढेरों बधाई मिलते। अब हर बात रोहन से शुरू होती थी और उस पर ही खत्म हो जाती थी। हर रिश्तेदार उसकी तरक्की को अपनी इज्जत समझ रहे थे, लेकिन जिसे किसी ने नहीं पहचाना वो हम थे। राधा ने मुझे अपनी शादी पर इनवाइट किया था। मैंने अपनी सहेली राधा को भी नहीं बताया था कि मैंने एसएससी की परीक्षा पास कर ली है। मैंने सोचा कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। जब हम लोग उसके शादी में पहुंचे, राधा की शादी संपन्न हुई। उसके अगले दिन रोहन ने अपना बर्थडे पार्टी बनाया था, लेकिन इस बार भी उसने हमें नहीं बुलाया था। रोहन ने और चाची ने राधा के ससुराल वालों को भी इनवाइट किया था और हम लोग भी अपने मोहल्ले में पहुंच चुके थे। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि मैं डीसीपी रैंक पर भर्ती हो गई थी। इस बार हम बिना बुलाए रोहन के उस पार्टी में पहुंच गए। जैसे ही रोहन की और चाची की नज़र मुझ पर पड़ी, उन लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया। मैंने भी उन्हें नज़रअंदाज किया और वहां सबसे मिली। चाची और रोहन ने इशारा किया, ये लोग कैसे अंदर आ गए, जबकि उनको तो हमने इनवाइट भी नहीं किया था। थोड़ी देर के बाद बाहर से सिपाही आए और मधु को सैल्यूट मारने लगे। तभी वहां पर चाची और रोहन की नज़र उन सिपाहियों पर पड़ी जो कि रोहन के पार्टी के देखरेख के लिए आए थे। तभी रोहन ने एक सिपाही को बुलाकर उसे डांटना चाहा। कहा कि ये दोनों यहाँ अंदर कैसे आ गए, जबकि तुम बाहर ड्यूटी दे रहे थे। उसने कहा कि सर, ये डीसीपी ऑफिसर हैं, अभी नई ज्वाइन हुई हैं। इन्होंने एसएससी परीक्षा में 6ठी पोजीशन प्राप्त की है और हमारे ही शहर में ये डीसीपी ऑफिसर हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपसे ज़्यादा उनकी मान सम्मान ज़्यादा होगी। ये सुनकर रोहन और चाची का मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये मैडम डिप्टी कमिश्नर है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। पूरा हॉल जैसे सांस लेना ही भूल गया था। जो पल उनके लिए मामूली समझा गया था, वो हमारे लिए पहचान का धमाका बन चुका था। रोहन बड़बड़ाया, क्या बकवास है। सिक्योरिटी अफसर ने धीरे से कहा, सर, यही डिप्टी कमिश्नर है, हमें इनकी हिफाजत की ड्यूटी मिली है। एक तरफ परिवार के सभी लोग नजरें नीचे किए, दूसरी तरफ कजनों की निगाहें बार बार मुझ पर और फिर रोहन पर उठ रही थी। एक कजन ने हल्के से कहा, ये वही मधु है ना। आगे बढ़कर मेरी तरफ देखने लगा। तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम कमिश्नर बन गई हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, कभी मौका नहीं मिला। चाची ने मन ही मन सोचा, काश ये सब बातें झूठ हो। एक एक्सपोर्ट में ऑल्ट्रेशन बनाने वाले की बेटी डिप्टी कमिश्नर बन सकती है। मैंने उनके तरफ देखा। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन सरकार को काबिलियत पर यकीन होता है, परिवार की सोच पर नहीं। पापा की आंखों में नमी थी, मगर इस बार फकर से उठी हुई थी। वे बार बार मेरी तरफ देखते थे, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहे हों कि ये उनकी ही बेटी है। एक उम्र के जख्म एक पल के पहचान में भर गए थे। रोहन हाथ जोड़ने की कोशिश की। अगर ये सच है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा, क्योंकि पहचान खुद बोलती है, तो पहचान करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरे हॉल में अब धीरे धीरे बातें होने लगी थी। हर कोई कहता, ये लगता है बातें बना रही है, ये डीएसपी नहीं। हर कोई हैरानी में था, यही मधु है ना, जिसे इस बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया गया था। चाचा पापा की तरफ देखकर कहने लगा, भाई, हमसे गलती हो गई। हम नहीं जानते थे कि आपकी बेटी। पापा ने उनकी बात काट दी। आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मुझे अंदाजा हो चुका था। अब ये खेल सिर्फ परिवार के फंक्शन का नहीं रहा, अब ये समाज का हिस्सा भी बन चुका था। ये वही मकाम था जहाँ मेरे सपनों की मेहनत ने मुझे खड़ा किया था और जहाँ चाची के तानों का वजन खुद उनके कंधों पर आ चुका था। मैंने पापा का हाथ थामा। पापा, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। पापा ने धीरे से कहा, तुमने मुझे वो इज्जत दी जो सारी उम्र में खुद न दे सका। वे पल मेरे लिए एक सीख बन गई थी, जो न किसी स्कूल से, न कॉलेज से दी गई थी, न किसी रिश्ते में, बल्कि मेरे ठोस इरादों ने खुद तराशी थी। लेकिन अभी हम वापस मुड़ने ही लगे थे कि हॉल के एक कोने में खड़े सिक्योरिटी अफसर ने तेज आवाज में माइक पर ऐलान किया, आज हमारे बीच एक बड़ी हस्ती शामिल है जो डिप्टी कमिश्नर है। कुछ पलों के लिए पूरा हॉल जैसे जम सा गया। जो लोग अपनी कुर्सी पर बैठे थे खड़े हो गए।
जो खड़े थे उनके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। ये शब्द डिप्टी कमिश्नर की गूंज, चाची की सारी आवाज, सारे ताने दफन हो गए। रोहन ने नजरें नीचे कर ली। उसके आसपास खड़े कजन भी मुस्कुरा रहे थे, मगर उनकी आंखों में साफ शर्मिंदगी थी। किसी ने हिम्मत करके हाथ भी नहीं मिलाया। चाची ने अपनी आंखों में हाथ रख लिया। हम लोग वहां से आ गए। मैं राधा से मिली, वह भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसके पति ने मुझे सल्यूट मारा, क्योंकि उसका पति एक सिपाही था। तुम्हारी मेहनत तो रंग लाई है। मैं एक डिप्टी कमिश्नर की सहेली हूँ, मुझे अपने ऊपर फख्र होता है। और आज तुम्हारे कदम हमारे घर में पड़े, जैसे लग रहा है हमारा घर पूरा स्वर्ग बन गया। राधा नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी। उसके पिता ने उसकी शादी कर दी। वह अपनी जिंदगी में खुश थी। उसका ऐसा कोई गोल नहीं था जो वे पाना चाहती थी। और जब तक अपने जिंदगी में इस तरह का कोई गोल नहीं बनाओगे तो हम उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पक्के इरादे करने पड़ते हैं, लोगों के ताने सहने पड़ते हैं। राधा को ऐसा कुछ नहीं करना था। उसके पापा खुद इंस्पेक्टर रैंक पर थे। उसने अपना कोई गोल तय नहीं किया था। सारी सुविधा होने के बाद भी उसने कुछ करने या कुछ बनने की नहीं ठानी थी। लेकिन वो मुझे देखकर बहुत खुश हो रही थी और मेरी तारीफें करती नहीं थक रही थी। मैं और पापा अपने घर लौट आए थे। माँ भी बहुत खुश थी। मुझे अपने ड्यूटी की तरफ से फ्लैट मिल गया था। हम लोग वहीं शिफ्ट हो गए थे। रोहन ने भी वो मोहल्ला छोड़ दिया था। वह भी अपने सरकारी क्वार्टर में रह रहा था। एक दिन हमारे दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने चाची रोहन खड़े थे। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। नैना का पति जेल में बंद था। नशा पत्ती का सबसे बड़ा डीलर था। रोहन की इतनी जान पहचान नहीं थी, लेकिन वह अपना हाथ पैर मार रहा था। रोहन से कोई भी अफसर बात करने को तैयार नहीं था। नैना के पति का फाइल मेरे ही ऑफिस में आया हुआ था और मैं अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही थी। मैं उसमें कोई भी लापरवाही नहीं कर सकती थी। मैं देश के लिए जान देने वाली बेटी थी। मैंने चाची से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकती। चाची मेरे पैरों में बैठ गई। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। रोहन भी मेरे पैरों में बैठ गया था। इस केस में तुम ही कुछ कर सकती हो। चाची, अब आपके दामाद पर केस बन चुका है। अपने दामाद को कहो कि हमें कोऑपरेट करे और उन सभी अड्डों को बताए जहां पर ये सारे नशे पत्ती बेचे जाते हैं। और रोहन, तुम्हें एक सच्ची बात बताती हूँ, अगर इस केस में तुम कुछ भी ऐसा करते हो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। इसलिए नैना के पति को कहो कि वो हमें कोऑपरेट करे और उन ठिकानों को बताए। रोहन ने नैना को फोन किया और कहा कि अपने पति को कहो कि वह पुलिस को सारी जानकारी दे दे, शायद उसकी जान बच सकती है। नैना के पति ने उन सभी ठिकानों का पता बता दिया था और उसे जुर्माना भरना पड़ा था और वह पैरोल पर जेल से बाहर आ गया था। चाची और रोहन बहुत शर्मिंदा थे। जिन्होंने मधु को इतना कम समझा, आज उसी की वजह से उनके परिवार में सुकून मिला था। मधु का उस केस की वजह से प्रमोशन हो गया था। चाची ने धीरे से कहा, हम लोग बहुत शर्मिंदा है। मैंने कहा, अपनी सोच को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो। रिश्ता हमने नहीं तोड़ा था। मैंने चाची से कहा, मैं अपनी रिपोर्ट में सच ही लिख चुकी हूँ और वही आगे भी जाएगा। लेकिन रोहन की नौकरी अगर बच सकती है तो उसकी अपनी अच्छाई पर और उसकी अपनी मेहनत पर, क्योंकि रोहन की नौकरी भी दाव पर लग गई थी। चाची ने मेरा हाथ थामा, कहा, माफ कर दो बेटी। रोहन अगले दिन दोबारा आया। उसे इस बार उसकी आंखों में सिर्फ माफी नहीं थी, एक बदलाव भी था। तुमने एक मौका दिया तो मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। मैंने फाइल बंद की। तुम्हें अपनी इज्जत वापस पाने के लिए अब सिफारिश नहीं, इंसान बनना होगा। ये पल मेरे लिए बहुत यादगार था। मेरे उन सभी पलों का हिसाब था जिसमें हमें छोटा समझा गया था, जिसमें हमारे सपनों का मजाक उड़ाया गया था। आज वह सब पलट चुका था और मेरे पास ताकत थी, कानून की सच्चाई थी, परिवार की ये ताकत थी जिसकी कीमत कुर्बानी, वक्त और सब्र से अदा की गई थी। दफ्तर में सन्नाटा था। रोहन की बहनोई की फाइल बंद हो चुकी थी। सारे मुजरिम पकड़े गए थे। कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। अब सिर्फ रिपोर्ट के हिसाब से फैसला जाना था। मुझे मालूम था रोहन अब खुद से एक अच्छा अफसर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीते हुए कल में जो कुछ वह कर चुका था वह आसानी से नहीं मिटती। अपने बहनोई से मिला हुआ था, काला धन कमाने में जुटा हुआ था। उसी शाम परिवार वालों की एक और बैठक हुई। इस बार चाची के बजाय हमें दावत पर बुलाया गया था। मुझे और मेरे परिवार को बहुत मान सम्मान दिया गया था। वही लोग थे जो हमसे बहुत चिढ़ा करते थे, अब वो इज्जत से बुलाते थे, हमारे स्वागत करते थे। हमारे सामने कई पकवाने रखे जाते थे। सब ने बड़ी जोर से हमारा स्वागत किया था। वही लोग जिनके शब्द कभी जहर भरे होते थे अब मिठास में लिपटे हुए थे। कुछ रिश्तों ने सर झुकाकर कहा, हमें अफसोस है, हमने वक्त पर तुम लोगों की कदर नहीं की। चाची हमारे पास आई, मधु बेटी, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, हमें तुम पर फख्र है। मैंने धीरे से आवाज दिया, फख्र इस बात पर होना चाहिए कि आपने अपना व्यवहार बदला।
हमारे लिए वही काफ़ी है। आखिर भगवान ने आपको वह दिन दिखा ही दिया, इसलिए किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।